एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन ने जल के नीचे के युद्ध की प्रतिरूप को परिवर्तित कर दिया। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन पारंपरिक पनडुब्बियों को सतह पर आए बिना संचालित होने की क्षमता प्रदान करता है। वायुमंडलीय वायु की आवश्यकता के बिना ऊर्जा उत्पन्न कर एआईपी पनडुब्बी के डूबे रहने की क्षमता को कुछ दिनों से बढ़ाकर कई सप्ताह तक कर देता है। इसी डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी बहुत शांत रहती है और समुद्र के नीचे दुश्मन की पकड़ से लगभग बाहर छिपकर वार करने वाली युक्ति बन जाती है। मानव रहित हवाई वाहन, यूएवी, ड्रोन और रोबोट। यूएवी या ड्रोन एक सैन्य विमान या भूमि जल आधारित वाहन है जो स्वायत्त रूप से रिमोट कंट्रोल द्वारा या दोनों द्वारा निर्देशित होता है, जो सेंसर लक्ष्य निर्धारक, आक्रामक आयुध और या दुश्मन के लक्ष्यों में हस्तक्षेप करने या उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर ले जाता। मानव रहित वायुयान यूएवी डिजाइन और क्षमता में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग वीटीओएल यूएवी जैसे मल्टी रोल ड्रोन और कुछ हाइब्रिड टिल्ट रोटर मॉडल लंबवत रूप में उड़ान भर सकते हैं, उतर सकते हैं और हवा में स्थिर रह सकते हैं, जो उन्हें फोटोग्राफी, निगरानी, विवरण, बचाव जैसे सटीक कार्यों के लिए आदर्श बनाता है। दूसरी ओर फिक्स्ड विंग यूएवी हवा में स्थिर नहीं रह सकते हैं या लंबवत नहीं उतर सकते हैं। उन्हें रनवे या लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम की आवश्यकता होती है, लेकिन वे ऊर्जा दक्षता, गति और लंबी दूरी की निगरानी एवं लंबी सहन शक्ति वाले मिशनों में उत्कृष्ट होते हैं। हाइब्रिड यूएवी डिजाइन के आधार पर दोनों प्रकारों की विशेषताओं को जोड़ते हैं। यूएवी विभिन्न शक्ति स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। छोटे ड्रोन के लिए बैटरी, लंबी सहन शक्ति वाली सैन्य यूएवी के लिए गैसोलीन या हाइब्रिड इंजन और उच्च लंबी अवधि के मिशनों के लिए सौर या हाइब्रिड सिस्टम, जिन्हें मिशन रेंज, पेलोड और सहन शक्ति की आवश्यकता के अनुसार चुना जाता है। नेत्र स्वदेशी डीआरडीओ इसकी उपयोगिता की निगरानी, लक्ष्य की ट्रेनिंग, कमांड और नियंत्रण के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AEWC या AWAC। लक्ष्य 2 स्वदेशी डीआरडीओ द्वारा निर्मित है। वायु रक्षा प्रणालियों के प्रशिक्षण, शत्रु विमानों का अनुकरण और हथियार प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए उन्नत पायलट रहित लक्ष्य विमान या पायलट टारगेट एयरक्राफ्ट PTA के लिए निशांत स्वदेशी डीआरडीओ निर्मित युद्ध क्षेत्र की निगरानी करने, टोही, लक्ष्य ट्रैकिंग, स्थानीयकरण, खुफिया जानकारी एकत्र करने और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सपोर्ट के लिए पंछी ड्रोन स्वदेशी है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित टोही निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और संचार रिले, कम्युनिकेशन रिले के लिए पारंपरिक टेक ऑफ लैंडिंग से युक्त सामरिक यूएवी। दक्ष ड्रोन स्वदेशी डीआरडीओ द्वारा निर्मित IED की पहचान, हैंडलिंग, परमाणु या रासायनिक संदूषक निगरानी, विस्फोटक आयुध निपटान EOD और खोज और बचाव कार्य के लिए दक्ष मिनी ड्रोन स्वदेशी डीआरडीओ द्वारा निर्मित खतरनाक क्षेत्रों का निगरानी करने, संदिग्ध वस्तुओं को निकालने और खोज एवं बचाव कार्यों में सहायता के लिए सीमित स्थान ROV। UXOR स्वदेशी डीआरडीओ द्वारा निर्मित प्रयुक्त आयुध। UXO का संचालन और पता लगाना 1000 किलोग्राम तक के बमों और मिसाइलों को निष्क्रिय करना। UAV नेत्र स्वदेशी डीआरडीओ द्वारा निर्मित निगरानी, टोही, खुफिया जानकारी जुटाने और सीमा निगरानी के लिए मिनी UAV। रुस्तम 2 ड्रोन स्वदेशी डीआरडीओ द्वारा निर्मित है।
खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी, टोही, आईएसआर, इलेक्ट्रॉनिक वार संचार रिले, सटीक हमले के लिए मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक चलने वाला मेल यूएवी, हेरॉन ड्रोन आयातित इजराइल का है। आईएसआर सीमा की निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, संचार रिले के लिए मध्यम ऊंचाई व लंबे समय तक चलने वाला मेल यूएवी, फायरफ्लाई आयातित इजराइल का सतही लक्ष्यों पर सटीक हमला करने हेतु गतिशील युद्ध सामग्री है। हार्पी या हारूप आयातित है इजराइल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वार और सटीक हमलों के लिए गोला बारूद की आवाजाही हेतु। प्रीडेटर आयातित है संयुक्त राज्य अमेरिका आईएसआर स्ट्राइक मिशन और कॉम्बैट सर्च और बचाव के लिए मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक चलने वाला मेल यूएवी। सी गार्जियन आयातित संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाया गया समुद्री निगरानी यूएवी, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता, पनडुब्बी रोधी युद्ध हेतु उपयोगी है। भार्गव शास्त्र माइक्रो मिसाइलें स्वदेशी, भारत द्वारा निर्मित डीआरडीओ ड्रोन झुंड स्वार्म खतरों को निष्क्रिय करने के लिए विकसित माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। स्वार्म ड्रोन स्वदेशी, भारत द्वारा निर्मित है पुनर्संरचित मॉड्यूलों के स्मार्ट युद्धक प्रणाली स्वार्म, जिसमें समन्वय के लिए काम करने वाले अनेक ड्रोन शामिल हैं। रक्षा सुधारों का वर्ष 2025 मुख्य क्षेत्र में संयुक्तता एवं एकीकरण, तीनों सेनाओं के बीच आपसी एकीकरण को सुदृढ़ करना और एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना करना, सहयोग और प्रशिक्षण, एकीकृत परिचालन क्षमताओं के लिए अंतर सेवा सहयोग और संयुक्त प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, संयुक्त लॉजिस्टिक नोट्स JLNS 2021 में से अब तक मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट बेल में संयुक्त लॉजिस्टिक नोड्स JLN स्थापित किए गए, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं का एकीकरण करना है। ये JLN गोला बारूद, राशन, ईंधन, भंडार सामग्री, परिवहन, मानव शस्त्र, स्पेयर पार्ट्स तथा इंजीनियरिंग सहायता के लिए लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करते हैं, जिसमें सेनाओं के बीच परिचालन तालमेल में वृद्धि होती है। संयुक्त अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण अनुशासन अधिनियम 2023, यह अधिनियम तीनों सेनाओं की संयुक्त संरचनाओं के कमांडों को सभी सेवाओं के कर्मियों पर अधिकार प्रदान करके भारतीय सशस्त्र बलों में उपयुक्त संयुक्तता को बढ़ावा देता है। इससे अनुशासनात्मक व्यवस्था का एकीकरण होता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है और परिचालन और सांस्कृतिक एकीकरण को बल मिलता है। एकीकृत थिएटर कमांड ITC भौगोलिक और कार्यात्मक आधार पर थल सेना, नौसेना, वायुसेना की क्षमताओं को एकीकृत कर परिचालन तैयारी को सर्वोत्तम बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अभिसमय, जैविक हथियार अभिसमय BWC, जैविक और विषैले हथियार के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाना। यह सामूहिक विनाश के हथियारों WMD की एक संपूर्ण श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम बहुउद्देशीय निशस्त्रीकरण संधि थी। भारत भी इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता देश है तथा इसकी पुष्टि की है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, यह नीदरलैंड के हेग में स्थित रासायनिक हथियार अभिसमय के लिए कार्यान्वयन निकाय है, जो रासायनिक हथियारों को स्थायी और सत्यापन कर समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों का निरीक्षण करता है। भारत रासायनिक हथियार अभिसमय केमिकल वेपन कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता और पक्षकार देश है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, यह देशों का एक अनौपचारिक मंच है जो निर्यात द्वारा रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास में वृद्धि न किया जाना सुनिश्चित करता है। ऑस्ट्रेलिया समूह में
सभी देश रासायनिक हथियार अभिसमय CWC और जैविक हथियार अभिसमय BWC के पक्षकार देश हैं तथा इन पर कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व नहीं है। भारत वर्ष 2018 में इस समूह में शामिल हुआ। वासेनार एग्रीमेंट पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात नियंत्रण पर केंद्रित प्रथम बहुपक्षीय निकाय है। इसमें 42 देश भारत सहित शामिल हैं। यह सर्वसम्मति पर आधारित है। इसमें राजनीतिक रूप से बाध्यकारी आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR देशों के बीच एक अनौपचारिक राजनीतिक व्यवस्था है जो मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करने का प्रयास करता है। इसमें न्यूनतम 500 किलोग्राम का पेलोड, कम से कम 300 किलोग्राम की दूरी तक पहुंचने में सक्षम मिसाइलों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसे श्रेणी 1 कैटेगरी 1 या MTCR क्लास मिसाइल कहा जाता है। वर्तमान में भारत वर्ष 2016 सहित 35 देश MTCR के सदस्य हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG 48 परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए नाभिकीय हथियारों या अन्य नाभिकीय विस्फोटक उपकरणों के प्रसार में वृद्धि न हो। भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG का सदस्य नहीं है। इसका मुख्य कारण भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करना है। व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT सभी प्रकार के सैन्य शांतिपूर्ण उद्देश्य परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध आरोपित करती है। वर्ष 1996 की इस संधि पर अब तक 183 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं और 162 राज्यों ने इसकी पुष्टि की है, फिर भी यह प्रभावी नहीं हुई है। इस संधि पर भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया के हस्ताक्षर और पुष्टि की प्रतीक्षा है। एवं इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इजराइल, ईरान, मिस्र जिन्होंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं, द्वारा औपचारिक रूप से संधि की पुष्टि करना बाकी है। परमाणु हथियार अप्रसार संधि NPT यह एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निशस्त्रीकरण तथा सामान्य और पूर्ण निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। भारत ने परमाणु हथियार अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परमाणु हथियार निषेध संधि TPNW वर्ष 2017 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया यह समझौता सदस्य देशों को परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, विनिर्माण, अधिग्रहण, रखने या भंडारण करने में से रोकता है। यह संधि 22 जनवरी 2021 को लागू हुई। भारत न तो इस पर हस्ताक्षर किए हैं न ही इसकी पुष्टि की है। निर्देशित ऊर्जा हथियार पारंपरिक प्रक्षेपास्त्रों का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को प्रकाश की गति से लक्ष्य पर केंद्रित कर उसे निष्क्रिय कर देते हैं। उच्च ऊर्जा लेजर अत्यधिक ऊर्जा घनत्व के माध्यम से लक्ष्य सामग्री में तापीय अपघटन, संकेंद्रण, संवेदक अंधता अथवा संरचनात्मक विफलता उत्पन्न करते हैं। वह भी विस्फोटक और सर्रे के बिना। यह गैर गतिज उच्च सटीक और त्वरित प्रतिक्रिया तकनीक वाली तकनीकी भारत को DRDO के दुर्गा 2 कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रोन और मिसाइल खतरों के विरुद्ध एक त्वरित, शांत एवं पुनः उपयोग योग्य रक्षा प्रणाली विकसित करने में सक्षम बनाती है। ऊर्जा के पारंपरिक और वैकल्पिक स्रोत, गैर नवीकरणीय पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी
रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल स्रोत वे होते हैं जिनकी पुनर्प्राप्ति संभव नहीं होती है या वे जिनके निर्माण से अत्यधिक समय लगता है। ये ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं जिनमें इनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के साथ साथ एस्फॉल्ट और बायोएस्फॉल्ट, तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलपीजी, पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी तथा स्वीट और सौर गैसें सभी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक गैसें शामिल हैं। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित है जिसमें कोयला एक ठोस जीवाश्म ईंधन है जिसका निर्माण लाखों वर्षों के प्राचीन पौधों के जीवाश्म से होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। देश की लगभग 74% बिजली और लगभग 55% ऊर्जा आवश्यकता प्रदान करते हैं। कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले के प्रकार में एंथ्रेसाइट यह कोयला का सबसे शुद्धतम रूप है जिसमें कार्बन की मात्रा 95 से 98% तक होती है। बिटुमिनस कोयला 69 से 86% कार्बन, लिग्नाइट कोयला 67% कार्बन, पीट कोयला 50 से 60% कार्बन। इसका निर्माण कोयला निर्माण के प्रथम चरण से होता है। याद करने के लिए ट्रिक: एंथ्रेक्स फॉर ए, बिटुमिनस फॉर बी, लिग्नाइट फॉर एल और पीट फॉर पी, ABLP। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में घटते क्रम में कार्बन की मात्रा कोक यह एक कठोर छिद्रयुक्त सांद्र या संदृढ़ और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है। कोक का उपयोग स्टील के निर्माण तथा कई धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक का निर्माण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयले को उच्च तापमान पर लंबे समय तक गर्म करके किया जाता है जिसे कोकिंग या भंजन आसवन डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। फ्लाई ऐश कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित होती है। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट में पोर्टलैंड सीमेंट के कुछ सामग्री के प्रतिस्थापन के रूप में किया जा सकता है। पेट्रोलियम एक तरल जीवाश्म ईंधन है जो प्राचीन समुद्री जीवों द्वारा निर्मित है। इसका मुख्य रूप से उपयोग परिवहन, ईंधन, पेट्रोल, डीजल और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कच्चे तेल को विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों जैसे गैसोलीन, डीजल, केरोसिन में विभाजित करती है। इस प्रक्रिया में कच्चे तेल को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। यह वाष्प एक प्रभाजक स्तंभ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के माध्यम से ऊपर उठती है जहाँ पर भिन्न भिन्न तापमान पर संघनित होती है। जैसे 400 डिग्री सेल्सियस पर लुब्रिकेंट ऑयल, फ्रैक्शन वैक्स और वैक्स निकलता है। फ्यूल ऑयल 370 डिग्री सेल्सियस पर निकलता है। डीजल ऑयल 300 डिग्री सेल्सियस पर निकलता है। केरोसिन ऑयल 200 डिग्री सेल्सियस पर निकलता है। गैसोलीन या पेट्रोल 150 डिग्री सेल्सियस पर निकलता है और गैस 20 डिग्री सेल्सियस पर निकलती है। तरल पेट्रोलियम गैस LPG, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसमें प्रमुख रूप से प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं। LPG में गंध इसलिए आती है क्योंकि इसमें एथिल मरकैप्टन नामक रसायन मिश्रित किया जाता है जिसकी गंध अत्यधिक तीक्ष्ण होती है जिससे रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG अत्यधिक दाब पर संग्रहित मीथेन है। इसका उपयोग वाहनों में गैसोलीन और डीजल के स्वच्छ विकल्प के रूप में किया जाता है। स्वीट एंड सौर गैस, तेल और गैस उद्योग के संदर्भ में स्वीट गैस और सौर गैस प्राकृतिक गैस में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड H2S
के स्तर को दर्शाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति गैस को सौर बनाती है, जबकि इसकी अनुपस्थिति या बहुत कम मात्रा में गैस को स्वीट बनाती है। ईंधन का ऊष्मीय मान ईंधन का इसे है ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू किसी पदार्थ के पूर्ण दहन के दौरान उसके इकाई द्रव्यमान या आयतन द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा का एक माप होता है। इसे प्रायः किलोजूल प्रति किलोग्राम केजी या ब्रिटिश थर्मल जूल यूनिट प्रति पाउंड BTU प्रति 1 बी जैसी इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ईंधन गाय का गोबर कैलोरीफिक मान 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, मिट्टी के तेल में 45,000 कैलोरी मान किलो जूल प्रति किलोग्राम, लकड़ी में 22,000 कैलोरी मान, ईंधन पेट्रोल का 45,000 किलो जूल मान, कोयला का 33,000 कैलोरी मान, मीथेन का 50,000 कैलोरी मान, बायोगैस का 40,000 कैलोरी मान, रसोई गैस का 55,000 कैलोरी मान, डीजल का 45,000 कैलोरी मान। प्रदूषण से उत्पाद की ओर परिवर्तन। फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन केवल सल्फर को नहीं कैप्चर करता, यह प्रदूषण को पुनः उपयोग में लाता है। कोयला संयंत्रों में वेट FGD स्क्रबिंग SO2 को चूना पत्थर में के घोल के साथ अभिक्रिया कराती है, जिससे एक विषैली गैस जिप्सम में बदल जाती है, जो सीमेंट और प्लास्टर के लिए एक बाजार योग्य सामग्री है और इस प्रकार धुएं को बिकने योग्य पत्थर में बदल देती है। नवीकरणीय गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत विविध और सतत हैं। कोयला पेट्रोलियम आदि जैसे सीमित संसाधन नहीं है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, विद्युत और महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण OTEC जैसी और ज्वारीय ऊर्जा सहित बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन और तरंग ऊर्जा शामिल है। इसमें से प्रत्येक स्रोत की अलग अलग विशेषताएं और प्रकार हैं। नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया नंबर्स इन गीगावाट। हाइड्रो में 49.62 गीगावाट, न्यूक्लियर 8.78 गीगावाट, विंड पावर में 51.67 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर में 5.1 गीगावाट, बायो पावर में 11.59 गीगावाट, सोलर पावर में 116.24 गीगावाट। सौर ऊर्जा स्तर पर सूर्य की ऊर्जा का दोहन, उससे विद्युत या ऊष्मा में परिवर्तित करना है। भारत में सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए प्रकार में फोटोवोल्टिक PV प्रणालियाँ। इन प्रणालियों से सौर सेल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका व्यापक रूप से आवासीय और व्यावसायिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कार्य की बात करें तो फोटोवोल्टिक प्रणाली में फोटोवोल्टिक सेल, जो आमतौर पर सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पदार्थों से निर्मित होते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। यह सूर्य का प्रकाश अर्धचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को विस्थापित कर देता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इस प्रक्रिया को फोटोवोल्टिक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। संकेंद्रित सौर ऊर्जा CSP, इसमें दर्पण या लेंस का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश के एक बड़े क्षेत्र को एक छोटे क्षेत्र पर संकेंद्रित किया जाता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से विद्युत शक्ति जनरेटर से इसे इंजन को संचालित किया जाता है। सौर फोटोवोल्टिक पैनल और सौर तापीय पैनल के बीच अंतर। सौर फोटोवोल्टिक पैनल
मुख्य रूप से आवासीय और वाणिज्यिक प्रणालियों में विद्युत उत्पादन के लिए फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में करते हैं। इसके विपरीत सौर तापीय पैनल तथा तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिसका उपयोग घरेलू गर्म जल और स्पेस हीटिंग जैसे तापीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जबकि फोटोवोल्टिक पैनल विद्युत ऊर्जा उत्पादन पर केंद्रित होते हैं। सौर तापीय पैनल तापीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए समर्पित होते हैं। सौर जल पंप में एक विद्युत पंप प्रणाली जो विद्युत उत्पादन के लिए एक या अधिक फोटोवोल्टिक पीवी पैनल का उपयोग करते हैं, उसे सौर जल पंप प्रणाली कहा जाता है। सबमर्सिबल पंप, सरफेस पंप, दिष्ट धारा डीसी पंप और प्रत्यावर्ती धारा एसी पंप। सौर जल पंप की 4 मुख्य श्रेणियां हैं। अपकेंद्रीय और पिस्टन पंप दोनों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जा सकता है। सौर रूफटॉप प्रणाली इन्हें आवासीय या व्यावसायिक इमारतों की छतों पर स्थापित किया जाता है। ये प्रणालियाँ स्थानिक उपयोग के लिए बिजली उत्पन्न करते हैं और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस भेज सकते हैं। सौर पार्क ये अधिक सौर ऊर्जा क्षमता से युक्त संयंत्र होते हैं, जिन्हें प्रायः राज्य सरकारों या बड़ी निजी फर्मों के सहयोग से विकसित किया जाता है। वर्तमान क्षमता और वृद्धि। स्थापित क्षमता। भारत का सौर ऊर्जा लक्ष्य वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट है। अगस्त 2023 तक भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 71.61 गीगावाट प्रत्यावर्ती धारा थी। सौर ऊर्जा के संबंधित क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाएं भारत के विभिन्न राज्यों में विस्तृत है। वर्तमान सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों के अनुसार राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार, जिसमें राजस्थान 17.8 गीगावाट, गुजरात 10.13 गीगावाट, कर्नाटक 9.05 गीगावाट, तमिलनाडु 6.8 गीगावाट तथा महाराष्ट्र 4.8 गीगावाट। राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता 23 गीगावाट है। प्रमुख सौर संयंत्र भाड़ला सोलर पार्क गुजरात में 10.13 गीगावाट। प्रमुख सौर संयंत्र चरणका सोलर पार्क कर्नाटक में 9.05 गीगावाट। प्रमुख में पावागढ़ सोलर पार्क तमिलनाडु में 8.1 गीगावाट है। प्रमुख सोलर संयंत्र में कामुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र में 4.8 गीगावाट। प्रमुख सोलर संयंत्र महाराष्ट्र में सक्री सोलर पावर प्लांट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA भारत द्वारा वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया ISA वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से अधिक धूप उपलब्धता वाले देशों में। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है और यह फ्रांस के साथ संयुक्त पहल है। इसकी परिकल्पना वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC में 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 के दौरान की गई थी। पवन ऊर्जा में पवन टरबाइन का उपयोग करके पवन की गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न की जाती है। वर्तमान क्षमता और वृद्धि। स्थापित क्षमता अगस्त 2025 तक भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 51.67 गीगावाट थी। वर्ष 2030 के लिए 140 गीगावाट का लक्ष्य है। भारत पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। पवन ऊर्जा वाले क्षेत्र की बात करें तो भौगोलिक विस्तार। मेरा ऑन है। मैं मच्छरदानी के अंदर हूँ। पवन ऊर्जा वाले क्षेत्र की बात करें तो भौगोलिक विस्तार। प्रमुख पवन ऊर्जा क्षेत्र स्थापित प्रतिष्ठान तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। जहाँ पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान हैं।
पवन पार्क भारत में कई विशाल पवन पार्क विकसित किए गए हैं, जैसे जैसलमेर सोलर पावर पवन पार्क 1064 गीगावाट, मुड़प्पंडल पवन फार्म 1500 मेगावाट आदि। ग्रिड की टाइप मशीन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विद्युत को समय के भीतर यात्रा करने अनुमति देती है। यह प्रणाली अधिक सौर एवं पवन ऊर्जा को तब अवशोषित करती है जब यह व्यर्थ हो रही होती है, कई घंटों बाद तब मुक्त करती है जब मांग चरम पर होती है। इस प्रकार यह अनियमित नवीकरणीय ऊर्जा को 24 घंटे उपलब्ध कराकर निरंतर विद्युत स्रोत में बदल देती है। भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी की प्राकृतिक ऊष्मा से उत्पन्न होती है, जो प्राय ज्वालामुखी या टेक्टोनिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों से प्राप्त होती है। वर्तमान क्षमता और संभावना। स्थापित क्षमता वर्ष 2023 तक भारत ने अभी तक भूतापीय ऊर्जा से वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन शुरू नहीं किया है। हालांकि इसकी अत्यधिक संभावनाएं वर्तमान में लद्दाख की पूगा घाटी में साइट की खोज चल रही है। भारत अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी साइट की खोज कर रहा है। संभावित क्षमता में अनुमान के अनुसार भारत लगभग 10.6 गीगावाट भूतापीय ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है। राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के मुख्य बिंदु में क्षमताओं का दोहन, हार्नेसिंग पोटेंशियल 10,600 मेगावाट की क्षमता का उपयोग करना, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना और विश्वसनीय आधार भार बेस लोड विद्युत प्रदान करना है। संयुक्त उपक्रम में जॉइंट वेंचर भूतापीय डेवलपर्स, तेल कंपनियों और खनिज फर्मों के बीच साझेदारियों को प्रोत्साहित करना ताकि विशेषता और पूंजी को एकत्रित किया जा सके। वित्तीय प्रोत्साहन फिजिकल इंसेंटिव्स में कर आवश्यकता, त्वरित मूल्यह्रास, आयात शुल्क में छूट, रियायती भूमि पट्टे, बीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग और हरित बॉन्ड निवेश जोखिम को कम करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ावा देना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई भूतापीय क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है। साथ ही रियायती ऋण और बहुपक्षीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करता है। परियोजना अवधि प्रोजेक्ट टेन्योर की बात करें तो प्रोजेक्ट टेन्योर भूतापी परियोजना में को 30 वर्षों तक समर्थन प्रदान करना और संसाधन उपलब्धता के आधार पर विस्तार करना। जल विद्युत हाइड्रो पावर में विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रायः नदियों या झरनों में प्रवाहित जल की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। गुण: ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोत है। हालांकि बड़े बांधों का पर्यावरण और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। वर्तमान क्षमता और वृद्धि। स्थापित क्षमता मई 2023 तक भारत में स्थापित जल विद्युत क्षमता 46,850 मेगावाट थी, जो कुल स्थापित उत्पादन क्षमता का 11.2% है। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर पीएसएच अलग अलग ऊंचाई पर 2 जल भंडारों का उपयोग करके ऊर्जा संग्रहित करने की एक विधि है। कम विद्युत मांग की अवधि के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में जल पंप करने के लिए किया जाता है। जब ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है तो संग्रहित जल को वापस निचले जलाशय को छोड़ दिया जाता है, जो विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइनों से लेकर गुजरता है। सीमित क्षमता या अवधि वाली बैटरियों के विपरीत पीएसएच लंबी अवधि की बड़ी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित कर सकता है, जो मौसमी ऊर्जा प्रबंधन का समर्थन करता है। बंद कर लिया भैया अपन डाटा। महासागर ऊर्जा में महासागर से
ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके शामिल हैं, जिसमें तापीय प्रवणता, ज्वार भाटा और तरंगें शामिल हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC) एक प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा महासागर की सतह जल और गहरे महासागरीय जल के बीच तापमान की अंतर तापीय प्रवणता का उपयोग कर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। गुण में महासागरीय ऊर्जा एक विशाल बड़े पैमाने पर प्रयुक्त नवीकरणीय संसाधन जो तटीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है। वर्तमान क्षमता और संभावना में स्थापित क्षमता वर्ष 2023 तक भारत ने समुद्री ऊर्जा में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक क्षमता हासिल नहीं की है। संभावित क्षमता अनुमान है कि भारत ज्वार और तरंग ऊर्जा सहित लगभग 54 गीगावाट समुद्री ऊर्जा की संभावित क्षमता है। विस्तार के क्षेत्र में संभावित स्थल में कच्छ की खाड़ी और कैम्बे की खाड़ी को ज्वारीय ऊर्जा के लिए संभावित स्थल के रूप में पहचाना गया है। भारत की लंबी तटरेखा तरंग ऊर्जा OTEC के लिए कई स्थान प्रदान करती है। गैस हाइड्रेट्स ये क्रिस्टलीय बर्फ के समान यौगिक होते हैं जो जल के अणुओं द्वारा निर्मित होते हैं, जो अपनी संरचना के भीतर गैस के अणुओं को फंसा लेते हैं। इनका निर्माण आमतौर पर गहरे समुद्री निक्षेप और परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों में कम तापमान उच्च दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में किया होता है। सामान्यतः गैस हाइड्रेट में मीथेन होती है, लेकिन ईंधन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अन्य गैसें भी मौजूद हो सकती हैं। निर्माण में गैस हाइड्रेट का निर्माण तब होता है जब जल के अणु कम तापमान और उच्च दाब के तहत गैस अणुओं के चारों ओर पिंजरे जैसी संरचना बनाते हैं। ये स्थितियाँ प्रायः गहरे समुद्री निक्षेप और परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों में पाई जाती है। अवस्थिति गैस हाइड्रेट महाद्वीपीय सीमांत और परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों के साथ समुद्री निक्षेप में पाए जाते हैं। ये अधिकांशतः गहरे समुद्री वातावरण में स्थित हैं, जहाँ कम तापमान और उच्च दाब रहता है। ऊर्जा संसाधन मीथेन हाइड्रेट संभावित भविष्य के ऊर्जा संसाधन के रूप में देखे जाते हैं। हाइड्रेट्स के भीतर उपस्थित मीथेन प्रचुर मात्रा में होता है तथा कुछ अनुमान बताते हैं कि यह प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार का प्रतिनिधित्व कर सकती है। बायोमास ऊर्जा जैव ईंधन बायोमास ऊर्जा में विद्युत ऊष्मा या परिवहन संबंधी ईंधन के उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करना शामिल है। इन सामग्रियों में लकड़ी, कृषि अधिशेष एवं अन्य पौधे आधारित सामग्री शामिल है। बायोमास को नवीकरणीय माना जाता है क्योंकि जीवाश्म ईंधन के विपरीत इसे अपेक्षाकृत कम समय में पुनर्भंडारित किया जा सकता है। रूपांतरण प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष दहन से तात्पर्य बायोमास को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करना, जिसका उपयोग पुनः विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अवायवीय पवन यह तकनीकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को विखंडित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करती है, जिसमें बायोगैस का उत्पादन होता है। किण्वन बायोमास को इथेनॉल में बदलने की प्रक्रिया है, जो एक प्रकार का जैव ईंधन है। गैसीकरण और पायरोलिसिस इस तकनीकी में बायोगैस को उच्च तापमान पर सिंथेटिक गैस या जैव तेल को परिवर्तित कर दिया जाता है। गुण में बायोमास को उत्तरदायी तरीके से प्रबंधित करने पर यह एक स्थायी ऊर्जा स्रोत हो सकता है। हालांकि इसके दहन पर कुछ उत्सर्जन भी होता है। भारत में बायोमास ऊर्जा वायु प्रणालियों के
प्रकार की बात करें तो बायोमास संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, ये प्लांट ऊर्जा उत्पादन प्लांट ऊर्जा विद्युत उत्पादन के लिए कृषि कृषि अवशेष, लकड़ी और खोई जैसी जैविक सामग्री का उपयोग करते हैं। बायोमास सह उत्पादन, इसमें बायोमास का उपयोग करके विद्युत और ऊष्मा का एक साथ उत्पादन शामिल है, जो आमतौर पर एक चीनी मिलों में किया जाता है। अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, ये सुविधाएं नगरपालिका और औद्योगिक अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। बायोमास गैसीकरण, एक प्रक्रिया जिसमें बायोमास को सिनगैस में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन या ईंधन के रूप में किया जाता है। नारियल के छिलके, मूंगफली के छिलके और चावल की भूसी का उपयोग बायोमास गैसीकरण में किया जाता है। जैव ईंधन, बायोमास को इथेनॉल और बायोडीजल जैसे जैव ईंधन में संसाधित किया जा सकता है, जिसका उपयोग वाहनों में गैसोलीन और डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। वर्तमान क्षमता और वृद्धि, भारत में बायोमास उत्पादन की स्थापित क्षमता वित्त वर्ष 2022 में गीगावाट तक पहुंच गई है, जो 4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ रही है। विस्तार क्षेत्र में भौगोलिक विस्तार, बायोमास ऊर्जा सुविधाएं संपूर्ण भारत में व्यापक रूप से वितरित हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे कृषि राज्यों में अधिक सांद्रता पाई जाती है। प्रमुख परियोजनाओं में भारत में कई चीनी मिलों ने बायोमास सह उत्पादन को अपनाया है और शहरी क्षेत्रों के कई अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 52% योगदान देता है। इसके बाद ब्राज़ील लगभग 28% के साथ। वर्ष 2024 में अमेरिका में इथेनॉल उत्पादन लगभग 16,219 मिलियन गैलन था, जबकि ब्राज़ील में लगभग 8,780 मिलियन गैलन इथेनॉल का उत्पादन किया है। यद्यपि वर्ष 2005 तक ब्राज़ील अग्रणी इथेनॉल उत्पादक था। इसके बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार आगे बना हुआ है। दोनों देशों के उत्पादन आधार भी अलग अलग हैं। अमेरिका में इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से मक्का में किया जाता है, जबकि ब्राज़ील में इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना मुख्य कच्चा माल है। अपशिष्ट से विद्युत ऊर्जा, जिसे अपशिष्ट से ऊर्जा WTE या ऊर्जा से अपशिष्ट EFW के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो अपशिष्ट पदार्थों को विभिन्न उपचार विधियों के माध्यम से विद्युत, ऊष्मा या ईंधन में परिवर्तित करती है। यह दृष्टिकोण न केवल अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करता है, बल्कि ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान देता है, जिससे दो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान होता है। रूपांतरण प्रक्रियाएं, प्राथमिक विधियों में भस्मीकरण, पायरोलिसिस और गैसीकरण जैसे थर्मल तकनीकें, साथ ही अवायवीय पाचन और किण्वन जैसी गैर तापीय तकनीकें शामिल हैं। भस्मीकरण अपशिष्ट पदार्थों को उच्च तापमान पर जलाकर इसकी मात्रा कम करने की प्रक्रिया है, जिससे राख, फ्लू गैस और ऊष्मा उत्पादन होती है, जिसका उपयोग प्रायः ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। पायरोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का ऊष्मीय अपघटन, जिससे चारकोल, तरल जैव तेल और सिंथेटिक गैस का उत्पादन होता है। गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन या जीवाश्म आधारित सामग्रियों को नियंत्रित मात्रा में ऑक्सीजन और या भाप के साथ उच्च तापमान पर प्रतिक्रिया करके सिंथेटिक गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में मिश्रण परिवर्तित करती है। अवायवीय पाचन, यह जैविक प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक अपशिष्ट को विखंडित करती है, जिससे बायोगैस, मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग विद्युत और ऊष्मा उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है।
पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक नवीन दृष्टिकोण है। यह विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों को ऊर्जा के उपयोगी रूपों में परिवर्तित करने में ही एक महत्वपूर्ण प्रगति की दर्शाता है। यहाँ पॉलीक्रैक तकनीकी के सभी पहलुओं को शामिल करते एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। बुनियादी सिद्धांत क्या है? विषम उत्प्रेरक प्रक्रिया। पॉलीक्रैक तकनीकी के विषम उत्प्रेरक प्रक्रियाएं हेट्रोजीनस कैटालिटिक प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया अपशिष्ट पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला सहित कई फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस, कार्बन, जल में परिवर्तित करती है। प्रक्रिया और संचालन: कई फीड स्टॉक का रूपांतरण। यह तकनीकी प्लास्टिक, रबर और जैविक कचरे सहित विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को संसाधित करने में सक्षम है। उत्पोत्पादन: यह प्रक्रिया कुशलतापूर्वक अपशिष्ट को कई मूल्यवान आगतों में परिवर्तित करती है, जिससे हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, इसका उपयोग जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। गैस, जिसका उपयोग हीटिंग या विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कार्बन, जिसका औद्योगिक अनुप्रयोग, और जल शामिल है। पर्यावरणीय प्रभाव में लैंडफिल अपशिष्ट में कमी। पॉलीक्रैक तकनीकी अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करके लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा में काफ़ी हद तक कम कर देती है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी। यह तकनीकी पारंपरिक अपशिष्ट निपटान विधियों की तुलना में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रस्तुत करती है। अनुप्रयोग में अपशिष्ट प्रबंधन: पॉलीक्रैक तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के उपचार हेतु किया जाता है, जिसमें नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट शामिल है। ईंधन उत्पादन: यह अपशिष्ट पदार्थों को हाइड्रोकार्बन ईंधन में परिवर्तित करती है, जिसका उपयोग पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति: यह प्रक्रिया अपशिष्ट से ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति को सक्षम बनाती है, जो सतत ऊर्जा पहलों में योगदान देती है। कुछ नवीनतम एवं उन्नत ऊर्जा उत्पादन स्रोत की बात करें तो जैव ईंधन एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है जिसे जीवित पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। इसे नवीकरणीय माना जाता है क्योंकि फीड स्टॉक मटेरियल्स की पुनः पूर्ति आसानी से की जा सकती है। जैव ईंधन विशेष रूप से इथेनॉल और मीथेनॉल को पारंपरिक जीवाश्म के लिए एक सतत विकल्प के रूप में तीव्रता से लोकप्रिय हो रहा है। पेट्रोल के साथ इसका मिश्रण उत्सर्जन को कम करने और तेल आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैव ईंधन के प्रकार की बात करें तो प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन में उपभोग खाद्य पदार्थ, स्टार्च, चीनी, वनस्पति तेल से प्राप्त पारंपरिक जैव ईंधन के रूप में जाना जाता है, जैसे गन्ने से इथेनॉल। उदाहरण के लिए बायोगैस, बायोडीजल, बायो अल्कोहल। द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन में स्थायी गैर खाद्य पदार्थ, अपशिष्ट वनस्पति तेल, वन अवशेष से व्युत्पन्न, इसे ऑलिव ग्रीन या सेल्यूलोसिक इथेनॉल ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन में शैवाल से प्राप्त, इसे शैवाल ईंधन या ऑयलेज के रूप में जाना जाता है। उच्च पैदावार के साथ विभिन्न जैव ईंधन बायोडीजल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल का उत्पादन करता है। चतुर्थ पीढ़ी के जैव ईंधन में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड या संशोधित जीवों और फीड स्टॉक का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। मुख्य जीव में आनुवंशिक रूप से संशोधित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया शामिल है। पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण: स्रोत और उत्पादन में इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे आमतौर पर गन्ना, मक्का, चुकंदर जैसी फसलों में पाई जाने वाली शर्करा के किण्वन के माध्यम से किया जाता है। मिश्रण प्रक्रिया में इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिश्रित करके E10% इथेनॉल, 90% पेट्रोल, E15 या यहाँ तक कि E85 85% इथेनॉल मिश्रण बनाया जाता है, जो देश और वहाँ के नियमों पर निर्भर करता है। लाभ: इथेनॉल मिश्रण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है
क्योंकि इथेनॉल की दहन क्षमता गैसोलीन की तुलना में अधिक स्वच्छ होती है। यह ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने कृषि क्षेत्रों का समर्थन करने में भी मदद करता है। चुनौतियों में उच्च इथेनॉल मिश्रण के लिए पारंपरिक पेट्रोल ईंधन और ईंधन बुनियादी ढांचे में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। ईंधन उत्पादन के लिए खाद्य फसलों के उपयोग से संबंधित खाद्य एवं ईंधन मुद्दे पर बहस चल रही है। पेट्रोल में मिथेनॉल मिश्रण स्रोत और उत्पादन मेथनॉल, जिसमें वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, प्राकृतिक गैस, कोयला और बायोमास से बनाया जा सकता है। मिश्रण के प्रक्रिया में मेथनॉल को आमतौर पर M5 5% मेथनॉल और 95% पेट्रोल या M15 मिश्रण के रूप में पेट्रोल के साथ विभिन्न अनुप्रयोगों में मिश्रित किया जाता है। लाभ क्या है? मेथनॉल मिश्रण कार्बन उत्सर्जन को कम करता है और शुद्ध पेट्रोल की तुलना में लागत प्रभावी उच्च ऑक्टेन रेटिंग भी प्रदान करता है, जिससे ईंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। चुनौतियों में इथेनॉल की तरह मेथनॉल संक्षारक हो सकता है। इसके लिए इंजन और बुनियादी ढांचे के समायोजन की आवश्यकता हो सकती है और अगर इसे गलत तरीके से संभाला जाए तो यह विषाक्तता की चिंता भी उत्पन्न कर सकता है। जैव ईंधन के प्रमुख प्रकार में मेजर टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स में बायोइथेनॉल का स्रोत है मक्का और गन्ना। उत्पादन प्रक्रिया किण्वन के द्वारा मिश्रण मुख्य रूप से एथेनॉल C2H5OH गुण पेट्रोल की तुलना में अधिक ऊर्जा सामग्री उत्सर्जन कम करता है। बायोडीजल का स्रोत है वनस्पति तेल, जंतु वसा। उत्पादन प्रक्रिया में ट्रांसस्टेरिफिकेशन मिश्रण में फैटी एसिड, मिथेनॉल एस्टर, FAME गुण है। कम हानिकारक उत्सर्जन पारंपरिक डीजल का विकल्प है। बायोगैस स्रोत है जैविक अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट। उत्पादन प्रक्रिया में एनारोबिक पाचन, एनारोबिक डाइजेशन मिश्रण में मुख्य रूप से मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गुण है। कचरे से होने वाला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करता है। बायोब्यूटेनॉल का स्रोत है स्टार्च। उत्पादन प्रक्रिया में किण्वन फर्मेंटेशन मिश्रण में ब्यूटेनॉल C4H10O गुण है। गैसोनॉल के अन्य विकल्पों में सबसे अधिक ऊर्जा सामग्री उत्सर्जन कम करता है, विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। बायोहाइड्रोजन स्रोत है जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। उत्पादन प्रक्रिया में पायरोलिसिस, गैसीकरण, जैविक किण्वन मिश्रण में हाइड्रोजन H2 गुण है। जीवाश्म ईंधन का उत्तम विकल्प मक्के का उपयोग स्टार्च के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। मक्के से निकाला गया तेल बायोडीजल के लिए फीडस्टॉक हो सकता है। मक्के का उपयोग करके मादक पेय पदार्थ बनाया जा सकता है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल FFV फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को विशेष रूप से विभिन्न ईंधन प्रकारों पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें गैसोलीन और पेट्रोलियम या मेथनॉल जैसे जैव ईंधन का मिश्रण शामिल है। वे पूरी तरह से इन जैव ईंधनों पर भी चल सकते हैं। इंजन डिजाइन में FFV इंजन पारंपरिक रूप से समान होते हैं, लेकिन इन्हें विभिन्न ईंधन मिश्रणों विशेष रूप से उच्च इथेनॉल या मेथनॉल सामग्री को संभालने के लिए संशोधित घटक शामिल होते हैं। ईंधन की अनुकूलता, फ्यूल कंपैटिबिलिटी। इथेनॉल मिश्रण FFV
E85 इथेनॉल 85% इथेनॉल, 15% गैसोलीन और E15 जैसे अन्य मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें ड्राइवरों की उपलब्धता और वरीयता के आधार पर चयन करने की सुविधा प्राप्त होती है। मेथनॉल मिश्रण कुछ FF20 M85 85% मेथनॉल, 15% गैसोलीन और अन्य मेथनॉल मिश्रण पर कार्य करते हैं। गैसोलीन उपयोग ये 100% गैसोलीन का पर स्विच कर सकते हैं, जिससे ईंधन के विकल्प के रूप में बहुमुखी प्रतिभा मिलती है, जहां जैव ईंधन मिश्रण कम सुलभ होते हैं। तकनीकी विशेषता में उन्नत ईंधन प्रणाली FF20 में परिष्कृत ईंधन इंजेक्शन और इंजन प्रबंधन प्रणाली होती है, जो ईंधन मिश्रण का पता लगाती है और दहन प्रक्रियाओं को समायोजित करती है। ईंधन की विशेषता में ऑक्टेन संख्या यह इंजन में होने वाले प्रहार के प्रति इंजन के प्रतिरोध का मापन करती है। उच्च ऑक्टेन संख्या गैसोलीन में समय से पहले दहन के प्रति प्रतिरोध को दर्शाती है। C10 संख्या डीजल ईंधन को प्रज्वलन गुणवत्ता को दर्शाती है। उच्च C10 संख्या आसान प्रज्वलन को दर्शाती है। फ्लैश पॉइंट वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ क्षण भर के लिए प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करता है। ईंधन का प्रहार, जिसे विस्फोट के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी ध्वनि और घटना है जो तब होती है जब दहन कक्ष में वायु ईंधन मिश्रण समय से पहले या असमान रूप से प्रज्वलित होता है। सतत सामग्री की बात करें, संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री उच्च जैव ईंधन मिश्रणों के साथ ईंधन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। स्मार्ट इंजन ट्विस्टर फ्लेक्स फ्यूल वाहन केवल ईंधन का दहन नहीं करते, वे उसका विश्लेषण भी करते हैं। एक अंतर्निहित ईंधन संरचना इथेनॉल सेंसर वास्तविक समय में इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण की सटीक मात्रा की गणना करता है और इसे ECU तक भेजता है, जो किसी भी मिश्रण पर सुचारू रूप से चलने के लिए इग्निशन और इंजेक्शन को तुरंत पुनः समायोजित करता है। जैव ईंधन नीति पर राष्ट्रीय नीति 2018 इथेनॉल मिश्रण 2030 तक पेट्रोल में 20%, 2022 तक 10% इथेनॉल का मिश्रण करता है। मिश्रण का लक्ष्य बायोडीजल उत्पादन 2023 तक बायोडीजल में 100% प्रयोग किए गए भोजन पकाने के तेल का उपयोग करने का लक्ष्य जैव गैर खाद्य तेलों में बायोडीजल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्नत जैव ईंधन दूसरी पीढ़ी के लिग्नो सल्फोसिक और तीसरी पीढ़ी शैवाल की जैव ईंधन के विकास को बढ़ावा देना। निवेश और उत्पादन क्षमता ग्रामीण क्षेत्रों में संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन के साथ जैव ईंधन उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना। स्थायित्व मानदंड जैव ईंधन फसलों के लिए कुल खेती योग्य क्षेत्र का 5% में न्यूनतम भूमि उपयोग लक्ष्य निर्धारित करना। वित्तीय प्रोत्साहन में जैव ईंधन उत्पादन और मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शुरू करना। हाइड्रोजन ईंधन में हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो सतत कम ऊर्जा वाले ऊर्जा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसे तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन विधि में प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग SMR के माध्यम से उत्पादित SMR CH4+H2O = CO+3H2
यह प्रक्रिया उच्च उत्पादन आमतौर पर 700 डिग्री सेल्सियस और 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच पर होती है। एक द्वितीयक प्रतिक्रिया होती है जिसे जल गैस शिफ्ट प्रतिक्रिया कहा जाता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जल के साथ प्रतिक्रिया करके अतिरिक्त हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। CO प्लस H2O इक्वल टू CO2 प्लस H2। पर्यावरणीय प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निर्मुक्त करता है, जिससे अन्य ईंधनों की तुलना में कम पर्यावरण के अनुकूलन हो जाता है। ब्लू हाइड्रोजन उत्पादन विधि जीवाश्म ईंधन के साथ SMR के माध्यम से भी उत्पादित किया जाता है, लेकिन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज CCS का उपयोग करता है। पर्यावरणीय प्रभाव में ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन फुटप्रिंट कम है। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज CCS तकनीकी जीवाश्म ईंधन प्रक्रियाओं में CO2 उत्सर्जन को संग्रहित करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मदद मिलती है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन विधि जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं विभक्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन और जल विद्युत का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से बनाया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल क्योंकि यह कोई CO2 का उत्सर्जन नहीं करता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन वित्त वर्ष 2023 से 30 के लिए 19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ 4 जनवरी 2023 को स्वीकृत। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके प्रमुख घटकों में शामिल है मांग सृजन, निर्यात और घरेलू उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। SIGHT कार्यक्रम इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन करता है। पायलट परियोजना में इस्पात गतिशीलता और शिपिंग में पहल, बुनियादी ढांचा विकास में हरित हाइड्रोजन हब और नियामक ढांचे की स्थापना, अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास में अनुसंधान और जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम। 2030 तक अपेक्षित परिणाम में भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष तकरीबन 5 MMT तक पहुंच जाएगी, जिससे जीवाश्म ईंधन के आयात में उल्लेखनीय कमी आएगी और 50 MMT CO2 उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है। बैटरी प्रौद्योगिकी की बात करें तो बैटरी और ईंधन सेल रसायन विज्ञान। बैटरियां विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनोड और कैथोड, जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट द्वारा अलग किया जाता है। संरचना में चार्जिंग विद्युत ऊर्जा आयनों को कैथोड से एनोड तक ले जाती है। डिस्चार्जिंग में आयन कैथोड की ओर वापस चले जाते हैं, जिससे धारा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए अभिक्रिया लिथियम आयन बैटरी डिस्चार्ज में LiCO2 प्लस C प्लस इक्वल टू LiXCO2 प्लस C आवेग में LiXCO2 प्लस CXLi इक्वल टू LiCO2 प्लस C। ईंधन सेल इसे आमतौर पर हाइड्रोजन का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑपरेशन की बात करें तो बैटरियां एनोड पर कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होते हैं जो विद्युत उत्पादन करते हैं, जबकि प्रोटॉन कैथोड पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल एनोड पर 2H2 इक्वल टू 4H प्लस 4E माइनस, कैथोड पर O2 प्लस 4H प्लस
+4E = 2H2O। उन्नत रसायन सेल ACC या एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी लिथियम आयन बैटरी और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये उन्नत रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, जिससे कुशल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित संभव है। पर्यावरणीय प्रभाव ACC जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करते हैं और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी का समर्थन करते हुए वैश्विक तापन से निपटने में मदद करते हैं। इसका अभिनव डिजाइन उन्हें जलवायु परिवर्तन समन में प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्थान देता है। भारत की पहल भारत सतत ऊर्जा के लिए ACC के महत्व को पहचानता है। एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी ऊर्जा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन PLI योजना घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है, जिससे विभिन्न कंपनियां आकर्षित होती। सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी का एक आशाजनक विकल्प है। वे इसी तरह कार्य करती हैं जिससे सोडियम आयन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनों के बीच घूमते रहते हैं। घटक की बात करें तो एनोड आमतौर पर कठोर कार्बन का बना होता है। कैथोड स्तरित ऑक्साइड या पॉलीएनियोइक यौगिक से बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक कार्बनिक विलायक में सोडियम लवण होता है। लिथियम आयन बैटरी ने ऊर्जा भंडारण को रूपांतरित कर दिया है, जो उच्च ऊर्जा घनत्व और लंबी आयु के लिए जानी जाती है। मूल सिद्धांत में लिथियम आयन चार्जिंग कैथोड से एनोड तक और डिस्चार्जिंग वापस कैथोड तक के दौरान एनोड और कैथोड के बीच घूमते हैं। घटक में एनोड आमतौर पर ग्रेफाइट है। कैथोड लिथियम धातु ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट में कार्बनिक विलायक में लिथियम लवण विभाजन में आयन स्थानांतरण के लिए एक छिद्रयुक्त झिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिथियम आयन बैटरियों में कोबाल्ट लिथियम निकेल कैथोड बनाते हैं, जो ऊर्जा घनत्व आयु लागत और प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग विशेष रूप से एनोड में किया जाता है, कैथोड में नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिथियम आयन बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट्स लिथियम आयन की गति को सक्षम बनाते हैं, जबकि सेपरेटर शॉर्ट सर्किट को रोकते हैं, जिससे आयनों का प्रवाह संभव होता है। भारत में लिथियम आयन संसाधन की स्थिति। लिथियम संसाधनों के मामले में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल है, जहां जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन मीट्रिक टन सहित कई महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। लिथियम संबंधी विरोधाभास। विश्व का लिथियम दक्षिण अमेरिका के रेगिस्तानों में स्थित लिथियम त्रिकोणों लगभग 60% सुलभ भंडार को नियंत्रित करता है, लेकिन वास्तविक शक्ति संसाधन और उत्पादन श्रृंखला में निहित है। चीन एक बॉटलनेक पर प्रभुत्व रखता है। 70% से अधिक लिथियम परिशोधन और लिथियम आयन सेल निर्माण को नियंत्रित करता है और कच्चे लिथियम को भू राजनीतिक प्रभाव में परिवर्तित कर देता है। गुरुत्वाकर्षण बैटरियां विद्युत के भंडारण और विमोचन के लिए गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा का उपयोग करती हैं। वे अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के दौरान भारी द्रव्यमान को ऊपर उठाकर और शोषित करने पर विद्युत उत्पादन के लिए नीचे करके कार्य करती हैं। घटक में भारी द्रव्यमान अधिशेष बिजली का उपयोग करके उन्नयन किया जाता है। क्रेन या एलिवेटर संभावित ऊर्जा को ग्रहण करते हुए द्रव्यमान को बढ़ाया जाता है। ऊर्जा विमोचन तंत्र। द्रव्यमान कम होने पर संभावित ऊर्जा को वापस विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। ईंधन सेल मुख्य
हाइड्रोजन का उपयोग करके विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन करती हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल में संचालन हाइड्रोजन एनोड का इलेक्ट्रॉनिक और प्रोटॉन में विभाजित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा उत्पादित करते हैं और प्रोटॉन कैथोड पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। अनुप्रयोग में परिवहन में भारी भरकम और लंबी दूरी के परिवहन सहित वाहनों में उपयोग किया जाता है। स्थिर विद्युत उत्पादन में इमारतों के लिए विद्युत प्रदान करता है। पोर्टेबल पावर ऑफ ग्रिड क्षेत्र में उपकरणों को विद्युत प्रदान करता है। नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकरण में पवन और सौर जैसे स्रोतों से ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित करता है। माइक्रोबियल ईंधन सेल एमएफसी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बैटरी एनोड पर कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होते हैं जो विद्युत उत्पन्न करते हैं, जबकि प्रोटॉन कैथोड पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। अनुप्रयोग में अपशिष्ट जल उपचार विद्युत उत्पादन करते समय प्रदूषण को नष्ट करता है। वायु सेंसर जल के प्रदूषकों का पता लगाता है। दूरस्थ विद्युत स्रोत में दूरस्थ स्थानों पर कम शक्ति वाले उपकरणों के लिए उपयुक्त है। अनुसंधान उपकरण में सूक्ष्मजीवी अंतरक्रिया और चयापचय के लिए अध्ययन करता है। परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में परमाणु ऊर्जा और परमाणु अभिक्रिया के प्रकार में परमाणु की संरचना को उसके घटक भागों के संदर्भ में समझा जा सकता है। परमाणु 3 प्रकार के उपपरमाणुक कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र के नाभिक में स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोले या ऊर्जस्व स्तरों में परिक्रमा करते हैं। प्रोटॉन का स्थान नाभिक होता है, सकारात्मक चार्ज होता है, द्रव्यमान 1 AMU होता है, कार्य परमाणु संख्या और तत्व निर्धारित करता है। न्यूट्रॉन का स्थान नाभिक होता है, चार्ज इसमें तटस्थ होते हैं, द्रव्यमान 1 AMU होता है, कार्य परमाणु द्रव्यमान में योगदान करते हुए न्यूट्रॉनों के अंतर और प्रोटॉन की समान संख्या एक ही तत्व के समस्थानिक का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन का स्थान नाभिक के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करना है, चार्ज नकारात्मक होता है, द्रव्यमान 0.0005 है, कार्य इसका रासायनिक व्यवहार निर्धारित करना और बंध बनाना। कण भौतिकी का मॉडल एक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड को बनाने वाले मूलभूत कणों और बलों के माध्यम से उसके परस्पर क्रिया के तरीके को समझता है। यह इन कणों को दो मुख्य समूह वर्गीकृत करता है: पदार्थ कण और बलवाहक कण। पदार्थ कण फर्मियोन्स पदार्थ कण को फर्मियोन के रूप में जाना जाता है। ये आमतौर पर हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु में निर्माण खंड है। फर्मियोन 2 प्रकार के होते हैं: क्वार्क 6 किस्मों में आते हैं, जिसे फ्लेवर के रूप में जाना जाता है। अप डाउन चार्ज अप U, डाउन C, डाउन D, चार्ज C, स्ट्रेंथ S, टॉप T, बॉटम B। क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं जो परमाणु नाभिक के घटक हैं। लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन E, म्यूऑन U, टाउ T। उसके संबंध में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों, म्यूऑन न्यूट्रॉनों, टाउ न्यूट्रॉनों जैसे कण शामिल हैं। लेप्टॉन होते हैं जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। बलवाहक बोसॉन बलवाहकों
को बोसोन के नाम से जाना जाता है तथा वे उन मूलभूत बलों के मध्यस्थता करते हैं जो कणों के परस्पर क्रिया को नियंत्रित करता है। मुख्य बोसोन में शामिल है गेज बोसोन, फोटॉन वाई। यह कण विद्युत चुंबकीय बलवाहक वहन करता है जो विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के लिए उत्तरदायी। डब्ल्यू और जेड बोसोन ये कण कमजोर कार्बन बल के मध्यस्थता करते हैं जो रेडियोधर्मी क्षय जैसे अभिक्रियाओं में शामिल होता है। ग्लूयॉन महत्व है। ग्लूयॉन मजबूत परमाणुक बल के लिए जिम्मेदार होते हैं जो परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ रखता है। हिग्स बोसोन एक विशेष कण है जो हिग्स तंत्र नामक प्रक्रिया के माध्यम से अन्य कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। इसकी खोज 2012 में हुई थी जिसमें मानक मॉडल में इसकी भूमिका की पुष्टि हुई। मूल कण में मानव मॉडल चार मूलभूत बलों में से 3 का वर्णन करता है। विद्युत चुंबकीय बल, फोटोन द्वारा मध्यस्थता। यह बल अवशोषित कणों को प्रभावित करता है तथा विद्युत एवं चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी होता है। दुर्लभ नाभिकीय बल डब्ल्यू और जेड बोसोन द्वारा मध्यस्थता वाला वह बल नाभिकीय अभिक्रिया में बीटा क्षय जैसी अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। प्रबल नाभिकीय बल ग्लूयॉन द्वारा संचालित यह बल परमाणु नाभिक को एक साथ रखता है तथा धनात्मक आवेशित प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण को नियंत्रित करता है। टिप्पणी की बात करें तो टिप्पणी है इसमें कि गुरुत्वाकर्षण बल को मानक मॉडल में शामिल नहीं किया गया है। इसके एक अलग सिद्धांत सामान्य सापेक्षता द्वारा वर्णित किया गया है। मानक मॉडल बताता है कि कैसे किसी पदार्थ में फर्मियॉन, क्वार्क और लेप्टॉन से बने होते हैं और कैसे वे बोसोन द्वारा मध्यस्थता वाले मूलभूत बलों के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं। यहाँ हमारे ब्रह्मांड के निर्माण खंडों और उनकी अंतर क्रियाओं को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। परमाणु ऊर्जा में यह परमाणु अभिक्रियाओं, खासतौर पर परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन जैसी प्रक्रियाओं के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा है। इन प्रक्रियाओं में परमाणु नाभिक से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। परमाणु अभिक्रिया के प्रकार में नाभिक अभिक्रिया के 2 प्रमुख प्रकार हैं, नाभिक विखंडन और नाभिकीय संलयन। परमाणु विखंडन में यह एक भारी परमाणु नाभिक को 2 या अधिक हल्के नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया है जिसके साथ बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। विखंडन के दौरान उत्पादित न्यूट्रॉन आसपास के विखंडनीय नाभिकों के बाद भी विखंडन अभिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकते हैं जिसमें एक आत्मनिर्भर श्रृंखला अभिक्रिया बनती है। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन का आधार है। परमाणु संलयन यह दो हल्के परमाणु नाभिकों को मिलाकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया है जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। आम संलयन ईंधन में हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं जैसे कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यवहारिक और नियंत्रित परमाणु संलयन विकसित करना है। ITER कृत्रिम सूर्य प्रयोग में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER सबसे उन्नत और विश्व का सबसे बड़ा टोकामेक है जो परमाणु संलयन पर केंद्रित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना है। ITER यूरोपीय संघ, USA, रूस, चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया सहित 35 देशों के सहयोगात्मक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। ITER जो अक्सर कृत्रिम सूर्य प्रयोग के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य पृथ्वी पर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य से होने वाली स्थितियों और अभिक्रियाओं की नकल करना है। टोकामेक अवधारणा ITER टोकामेक अवधारणा का उपयोग करता है जो चुंबकीय परिरोधन संलयन दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके पदार्थों की क्षति
क्षति, गर्म अवस्था, प्लाज्मा को गर्म करना, उसे बनाए रखना शामिल है। इसका लक्ष्य ड्यूटेरियम ट्रिटियम समस्थानिकों के बीच संलयन प्रक्रियाओं को लाभ आरंभ करना और बनाए रखना है, जिससे महत्वपूर्ण ऊर्जा निकलती है। शीत संलयन यह एक प्रकार की परमाणु अभिक्रिया है जो कमरे के तापमान पर या उसके आसपास होती है। एक गर्म संलयन के विकल्प बिल्कुल विपरीत होगा, जो तारों के नाभिकीय रूप से और हाइड्रोजन बमों और प्रोटोटाइप संलयन रिएक्टरों में एक बहुत अधिक दाब और लाखों डिग्री तापमान पर कृत्रिम रूप से होता है। वर्तमान में कोई स्वीकृत सैद्धांतिक मॉडल नहीं है जो शीत संलयन को संभव बना सके। परमाणु भट्ठी परमाणु रिएक्टर एक जटिल प्रणाली है जिसे बिजली गर्मी उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन प्रक्रियाओं को आरंभ करने और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य सिद्धांत परमाणु नाभिक का नियंत्रित विखंडन, जो महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के घटक में ईंधन आमतौर पर यूरेनियम 235 एक विखंडनीय पदार्थ जो परमाणु विखंडन से गुजरता है। नियंत्रित छड़ें न्यूट्रॉन आवेशित सामग्री जैसे बोरोन कैडमियम से निर्मित ये छड़ें विखंडन दर को नियंत्रित करती हैं। मॉडरेटर कुशल विखंडन प्रक्रियाओं के लिए न्यूट्रॉन को धीमा करता है। सामान्य तत्वों में भारी जल, साधारण जल या ग्रेफाइट शामिल है। शीतलक में रिएक्टर कोर से भाप जनरेटर तक ऊष्मा स्थानांतरित करता है। उदाहरण के लिए भारी जल हीलियम या जल स्टीम जनरेटर टरबाइन चलाने के लिए जल को भाप में परिवर्तित करता है। जल की विशेषताएं जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है। भीषण सर्दी में झील की सतह जम जाती है किंतु उसके तल पर जल अभी भी तरल है। इसका कारण है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। परमाणु रिएक्टर कैसे कार्य करता है? विखंडन परमाणु ईंधन विखंडन से गुजरता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। ऊष्मा स्थानांतरण शीतलक रिएक्टर कोर के माध्यम से घूमता है तथा ऊष्मा को अवशोषित करता है। भाप उत्पादन शीतलक ऊष्मा को भाप जनरेटर में स्थानांतरित करता है जिससे भाप उत्पन्न होती है। विद्युत उत्पादन में भाप से टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। परमाणु रिएक्टरों के प्रकार में दबावयुक्त भारी परमाणु जल रिएक्टर PHWR शीतलक और मॉड्यूलर भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O ईंधन में आमतौर पर प्राकृतिक यूरेनियम 238 का उपयोग किया जाता है जो व्यापक संवर्धन के बिना परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखता है। नियंत्रक छड़ें बोरॉन छड़ें जो विद्युत उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए समायोजित की जाती हैं। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR क्षमता प्रति यूनिट 300 मेगावाट तक। विशेषता छोटा और मॉड्यूलर जिसमें फैक्ट्री में असेंबली और परिवहन संभव हो सके। गैस कूल्ड रिएक्टर GCR शीतलक गैस का उपयोग करता है जैसे हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड संचालक में काफ़ी उच्च तापमान पर कार्य कर सकता है। 50% तक थर्मल दक्षता प्राप्त कर सकता है। अनुप्रयोग में विद्युत उत्पादन के अलावा इसका उपयोग हाइड्रोजन उत्पादन और जल विलवणीकरण के लिए किया जा सकता है। हल्के जल रिएक्टर में LWR शीतलक और मॉडरेटर जल साधारण जल हल्के प्रकार में उबलते जल विद्युत रिएक्टर BWR भाप उत्पन्न करने के लिए जल को सीधे गर्म करता है। दबावयुक्त जल रिएक्टर PWR द्वितीयक सर्किट से भाप उत्पन्न करने के लिए दबाव युक्त जल को गर्म करता है। तीव्र रिएक्टर
ईंधन प्रजनन में ईंधन गैर विखंडनीय यूरेनियम 238 को ईंधन के लिए विखंडनीय प्लूटोनियम में परिवर्तित करता है। मुख्य विशेषताएं में तीव्र न्यूट्रॉन का उपयोग करता है, अक्सर प्लूटोनियम पर निर्भर करता है। यूरेनियम 238 के साथ बढ़ी हुई दक्षता के लिए कोई मॉडरेटर नहीं होता है। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजी ऐसे उपकरण जो रेडियोधर्मी समस्थानिकों के क्षय से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। घटक में इसमें आमतौर पर एक आइसोटोप ताप स्रोत, थर्मो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर और थर्मल इंसुलेशन सिस्टम शामिल होता है। सामान्य समस्थानिक में प्लूटोनियम 238 जिसमें प्लूटोनियम 238 इसके हैं अपने अनुकूल अर्धायु और ऊष्मा उत्पादन के कारण सबसे अधिक प्रयुक्त समस्थानिक है। कार्य सिद्धांत में रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न ऊष्मा ताप विद्युत पदार्थों में तापमान अंतर उत्पन्न करती है, जिससे सीवेक प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पन्न होती है। भारत में परमाणु ऊर्जा भारत में विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है, जो देश के कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 3% योगदान देता है। वर्तमान स्थापित क्षमता 8,780 मेगावाट दिसंबर 2025 तक। रिएक्टरों की संख्या 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 24 संचालित रिएक्टर हैं। रिएक्टरों के प्रकार में मुख्य रूप से दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर PHWR, कुछ हल्के जल रिएक्टर LWR हैं। विद्युत उत्पादन के योगदान में लगभग 3.11% 2020-21 तक। विस्तार की योजनाओं में 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाना है, जो 2047 तक परमाणु ऊर्जा मिश्रण का लगभग 9% होगा। भारत का त्रिचरणीय असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम वर्ष 1950 के दशक में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा प्रस्तावित भारत में त्रिचरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर परमाणु ऊर्जा उद्योग का निर्माण करना है। चरण 1 दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर PHWR ईंधन प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है। इसमें विखंडनीय यूरेनियम 235 की मात्रा शामिल होती है। क्रियाविधि में भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड शीतलक और मंदक दोनों के रूप में कार्य करता है, जो श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉन को प्रभावी रूप से धीमा कर देता है। उपोत्पाद में आगे के चरणों के लिए प्लूटोनियम 239 Pu 239 का उत्पादन करता है। चरण 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR ईंधन के रूप में प्लूटोनियम 239 का उपयोग करता है। तंत्र की बात करें तो तीव्र न्यूट्रॉन पर संचालित होता है। यूरेनियम 238 से अधिक प्लूटोनियम उत्पादन करता है और यूरेनियम 233 का उत्पादन करता है। कार्यान्वयन में इस चरण के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम भावनी की स्थापना की गई। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट ने 4 मार्च 2024 को ईंधन की कोर लोडिंग शुरू कर दी है। चरण 3 थोरियम आधारित रिएक्टर भविष्य का लक्ष्य थोरियम 232 को ईंधन के रूप में उपयोग करना, थोरियम 233 का अभिजनन करना तथा भारत के परमाणु ईंधन संसाधनों का संभावित विस्तार करना यह वांछित लक्ष्य है। क्योंकि भारत के तटीय मैदानों में मोनोजाइट रेत आदि से
आदि के रूप में प्रचुर मात्रा में थोरियम भंडार मौजूद हैं। विश्व में सर्वाधिक लगभग 25% थोरियम भंडार भारत में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से सुरक्षा मानक में नियामक ढांचा परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाले प्रत्येक देश में एक नियामक निकाय स्रोत है जो परमाणु भूमि के परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे परमाणु में भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB जैसे स्वतंत्र नियामक संस्थाएं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए सख्त सुरक्षा मानक स्थापित करती हैं और उन्हें लागू करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और विश्व परमाणु संचालन संघ WANO जैसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को विकसित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। IAEA की सुरक्षा मानक मार्गदर्शन और सिफारिश प्रदान करते हैं जिन्हें सदस्य देश अपनी परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपना सकते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए संसाधन भारत में अनुमानित यूरेनियम भंडार लगभग 4,23,222 टन है, जो विश्व स्तर पर 15वें स्थान पर है। भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है, जिसका वार्षिक उत्पादन 2200 टन से अधिक है। भारत वर्तमान में मुख्य रूप से रूस, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान से यूरेनियम आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। संभावित यूरेनियम में यह यूरेनियम है जिसके समस्थानिक यूरेनियम 235 की सांद्रता प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में बढ़ा दी गई है। प्राकृतिक यूरेनियम आमतौर पर लगभग 99.3% यूरेनियम 238 और 0.7% यूरेनियम 235 होता है। समृद्ध यूरेनियम के प्रकार में निम्न संवर्धित यूरेनियम LEU एक प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में U-235 के उच्च सांद्रता वाले यूरेनियम को संदर्भित करता है, किंतु फिर भी 20% से कम है। इसका उपयोग वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। उच्च संवर्धित यूरेनियम HEU इसमें U-235 की सांद्रता 20% से अधिक है। इसका ऐतिहासिक रूप से सैन्य अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता रहा है। इसमें परमाणु हथियारों का उत्पादन भी शामिल है। भारत में थोरियम का विशाल भंडार है, अनुमानित 5 लाख टन से अधिक, जो विश्व में ज्ञात भंडार का लगभग 25% है। भारत में थोरियम का वितरण यह मुख्य रूप से मोनोजाइट, जिरकॉन और एल्मोनाइट जैसे खनिजों के साथ पाया जाता है। पृथ्वी तट के किनारे, समुद्र तट की रेत और प्लेसर जमाव थोरियम का सबसे बड़ा स्रोत है। अंतर्देशीय जमा जिसमें कार्बोनेटाइट, घुसपैठ और पेगमेटाइट शामिल है। समग्र भंडार में योगदान करते हैं। प्रमुख थोरियम भंडार में आंध्र प्रदेश 31%, तमिलनाडु 22%, ओडिशा 20%, केरल 12%, गुजरात 3% और बिहार 2%। थोरियम उपयोग व संभावित लाभ में संभावित प्रचुरता पृथ्वी की परपट्टी में थोरियम प्रचुर मात्रा में है, जो यूरेनियम की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। यह इसे एक अधिक सतत दीर्घकाल ईंधन स्रोत बनाता है। ईंधन प्रजनन यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से विखंडनीय नहीं है, किंतु थोरियम 232 को न्यूट्रॉन कैप्चर के माध्यम से विखंडनीय यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जा सकता है। कम अपशिष्ट थोरियम आधारित रिएक्टर यूरेनियम रिएक्टर की तुलना में कम दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पादन करते हैं। अधिक सुरक्षित थोरियम आधारित रिएक्टरों को डिजाइन करते समय अंतर्निहित सुरक्षा विशेषता शामिल की जा सकती है, जो उन्हें दुर्घटनाओं के प्रति कम संवेदनशील बनाती है। थोरियम और यूरेनियम के बीच अंतर थोरियम की प्रचुरता
पृथ्वी की ऊपर पट्टी पर अधिक मात्रा में थोरियम पाया जाता है। यूरेनियम प्रचुर मात्रा में है, लेकिन U-235 जैसे समस्थानिकों को संवर्धन की आवश्यकता है। परमाणु रिएक्टर का उपयोग थोरियम भारत में उन्नत भारी जल रिएक्टर AHWR में इसका उपयोग किया जाता है। यूरेनियम PWR और BWR सहित विभिन्न रिएक्टरों में उपयोग किया जाता है। उपजाऊ सामग्री थोरियम में थोरियम 232 उर्वर है जो विखंडनीय यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाता है। तो यूरेनियम 238 उर्वर है जो विखंडनीय प्लूटोनियम 238 में परिवर्तित हो जाता है। ईंधन चक्र थोरियम विखंडनीय यूरेनियम 233 का उत्पादन करता है। भारत के 3 चरणीय कार्यक्रम का हिस्सा है। यूरेनियम U-235 संवर्धित ईंधन है। व्यवस्थित ईंधन में विखंडन उत्पाद होते हैं। प्रसार जोखिम की बात करें तो थोरियम प्रसार का जोखिम कम है। यूरेनियम पारंपरिक ईंधन चक्रों के साथ अधिक प्रसार की चिंता है। अपशिष्ट उत्पाद थोरियम इसमें कम दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पादन की उम्मीद है। यूरेनियम में दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पादन करता है। आर्थिक विचार में थोरियम विकास के अंतर्गत आर्थिक व्यवहार्यता है। यूरेनियम आधारित ऊर्जा के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना की गई है। संरक्षण विशेषताओं में थोरियम विशिष्ट संरक्षण सुविधाओं से संबंध है और यूरेनियम आधुनिक रिएक्टर में ऊर्जा विशेषताएं तो हैं, किंतु कुछ डिजाइन जोखिम भी उत्पन्न करती हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा और ऊर्जा नीति। भारत में परमाणु ऊर्जा नीति के स्तंभ में प्रथम प्रयोग नहीं। NFU भारत कभी भी परमाणु हमला पहल नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही उसे पारंपरिक आक्रमण का सामना करना पड़े। विश्वसनीय न्यूनतम निवारण परमाणु हमले में से विरोधियों को रोकने के लिए पर्याप्त परमाणु शस्त्रागार बनाए रखता है। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग विद्युत उत्पादन चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोग पर जोर दिया जाता है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में निष्क्रिय चरण 1945 से 1974 में 1945 में होमी जहांगीर भाभा द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की गई। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग AEC की स्थापना की गई। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की स्थापना का गठन किया गया। 1969 में परमाणु ऊर्जा ग्रिड को तारापुर संयंत्र से जोड़ा गया। 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। सक्रिय चरण में 1987 न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की स्थापना हुई है। 2022 में ये 6,780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 निर्वाचन परमाणु रिएक्टर, 8,000 मेगावाट क्षमता वाले 10 रिएक्टर निर्माणाधीन है। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और विकास में शामिल संस्थान में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों की देखरेख करता है और विनियमन सुनिश्चित करता है। परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC शांतिपूर्ण परमाणु अनुप्रयोग और बहु विषयक अनुसंधान के लिए प्रमुख सुविधा है। वैश्विक परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र GCNEP अनुसंधान परियोजनाओं विशेषज्ञों के आदान प्रदान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (AMD) भारत में परमाणु खनिजों की खोज और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। परमाणु हथियारों की कमान और नियंत्रण में परमाणु कमान प्राधिकरण (NCA) परमाणु हथियार संचालन की देखरेख के लिए 2003 में स्थापित, जिसमें कार्यकारी और राजनीतिक परिस्थितियां शामिल हैं। सामरिक परमाणु कमान भारत के परमाणु शस्त्रागार का संरक्षक, परमाणु नीति के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। परमाणु ऊर्जा समझौते, प्रमुख परमाणु समझौते: संयुक्त राज्य अमेरिका 2008 में असैन्य परमाणु सहयोग के लिए भारत असैन्य परमाणु समझौता किया। फ्रांस 2008 में परमाणु ईंधन आपूर्ति अनुसंधान संयुक्त अनुसंधान को शामिल करता है। रूस 2009 और 2018 में संयंत्र निर्माण और यूरेनियम आपूर्ति के लिए समझौता करता है। कनाडा 2010 में, ऑस्ट्रेलिया 2014 में परमाणु ईंधन आपूर्ति और सुरक्षा में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। कजाकिस्तान 2016 में यूरेनियम आपूर्ति समझौता 2017 में जापान यह समझौता परमाणु सुरक्षा अनुसंधान और विकास में सहयोग पर केंद्रित है। दक्षिण कोरिया 2018 में यह समझौता भारत में परमाणु विद्युत संयंत्रों के संयुक्त निर्माण को कवर करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और व्यवस्थाएं CTBT, इसका उद्देश्य सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है। कई प्रमुख देश द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। IAEA सुरक्षा उपाय में परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करता है और NPT समझौतों को लागू करता है। CNS परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। NPT परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बहुपक्षीय संधि है। भारत ने इसकी भेदभावपूर्ण प्रकृति का हवाला देते हुए इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। रेडियोधर्मी क्षय अस्थिर परमाणु नाभिक से ऊर्जा का स्वस्फूर्त नुकसान है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर विकिरण होता है। इसके प्रकारों में शामिल है अल्फा कण, दो प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन, बीटा कण इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन है। गामा कण परमाणु ऊर्जा गामा विकिरण का उत्सर्जन है। क्षय नियम और अर्धायु क्षय की दर रेडियोधर्मी नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है, जिसमें प्रति इकाई समय के क्षय की संभावना स्थिर होती है। अर्धायु वह समय है जो कभी नमूने में आधे परमाणुओं का क्षय होने में लगता है। विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में चिकित्सा अनुप्रयोग, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग के लिए एक्सरे, विकिरण चिकित्सा, कैंसर के इलाज के लिए एक्सरे और गामा विकिरण का उपयोग करना, न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग और निपटान के लिए रेडियोधर्मी ट्रेसर जैसे टेक्नीशियन 999M, जिसमें चयापचय प्रक्रियाओं के लिए PET स्कैन शामिल है। औद्योगिक अनुप्रयोग में गैर विनाशकारी परीक्षण NDT, एरोस्पेस और विनिर्माण की सामग्रियों के निरीक्षण के लिए एक्सरे और गामा रे तकनीकी, खाद्य विकिरण में सूक्ष्म जीवों के विकास को रोककर सेल्फ जीवन को बढ़ाता है और सुरक्षा को बढ़ाता है। रोगाणुनाशन, गामा विकिरण और इलेक्ट्रॉन किरणें चिकित्सा उपकरण और खाद्य उत्पादों को रोगाणुनाशन करता है। सामग्री संशोधन में आयनकारी विकिरण के माध्यम से सामग्री के कणों में परिवर्तन होता है। अनुसंधान और निगरानी, कण त्वरण, मौलिक अनुसंधान, सामग्री विज्ञान, आइसोटोप उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। विकिरण निगरानी परमाणु सुविधाओं और चिकित्सा सेटिंग में ऊर्जा के लिए आवश्यक है। कृषि अनुप्रयोग में कृषि में विकिरण, गामा विकिरण नई फसल किस्मों और कीट नियंत्रण के लिए उत्परिवर्तन प्रेरित करता है। मृदा नमी माप, न्यूट्रॉन जांच और गामा
गामा रे तकनीकी कुशल तकनीकी कुशल तकनीकी कुशल कुशल सिंचाई के लिए मृदा नमी का आकलन करती है। अंतरिक्ष अन्वेषण और पर्यावरण सुधार परमाणु प्रणोदन में अंतरिक्ष मिशनों के लिए परमाणु तापीय प्रणोदन और आरटीजी पर विचार करता है। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजी प्लूटोनियम 238 के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके अंतरिक्ष यानों को विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। प्लूटोनियम ऑक्साइड के रूप में परिशोधन, मृदा धुलाई और फाइटो रेमेडिएशन जैसी तकनीकी सफाई प्रयासों के लिए विकिरण का उपयोग करते हैं।